रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? हेनरी बेगुरिन। और यही पर अगर पूछ लेगा सक्रियता, रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये रेडियो शब्द का, रेडियो सक्रियता का नामकरण किसने किया? तब आंसर क्या होगा? मैडम क्यूरी। ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व नहीं है? इसमें दिया प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम और टाइटेनियम। कौन सा नहीं है? अच्छा, क्यों नहीं है? प्लूटोनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बोलो। 83। अच्छा, 92। हम लोग क्या पढ़ते हैं? 92 235 भी पढ़ते, 238। मतलब यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92 होता है। ठीक है, तो यूरेनियम का हो गया 92, जो लोग बोल रहे थे प्लूटोनियम का 92। हाँ, अब याद आ गया। कितना होता है? 94। टाइटेनियम का कितना होता है? 22 होता है। और इसका ठीक है 90 होता है। तो हमने बताया था परमाणु क्रमांक 83 के बाद के जितने भी तत्व होते हैं वो क्या शो करते हैं? रेडियो सक्रियता दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। ठीक है, क्योंकि ये 83 के बाद के 94, 92, 90, लेकिन ये पहले का है, इसलिए आंसर क्या होगा? टाइटेनियम। परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती हैं सूर्य में, धरती के क्रोड में, परमाणु रिएक्टर में या सागर की लहर में। किसमें होती है? बताया ना, सूर्य तारों में परमाणु संलयन अभिक्रिया होती है। और अगर पूछ लेगा हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम सूर्य है, तो सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन होती है। तो हाइड्रोजन बम भी किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। लेकिन यहीं पर परमाणु बम पूछ लेगा, तब आंसर क्या होगा? क्या हुआ? दिख नहीं रहा है क्या? ना दिख रहा हो तो उसमें पीडीएफ पड़ी होगी, ठीक है, देख लेना। इसके बाद में दिया है सूर्य की ऊर्जा के स्रोत बताओगे क्या होता है? नाभिकीय संलयन। अब बताओगे मस्तिष्क के ट्यूमर को हटाने और कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त समस्थानिक कौन सा होता है? कौन सा? अच्छा, ये वाला बताओ, इसका बताओ क्या होगा? क्वेश्चन पूछा गया है सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु विकिरण होते हैं कौन सी? अल्फा है, इसी को ही अल्ट्रावायलेट को ही क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणें, यूवी रे। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट है, तो यू से हो जाएगा अल्ट्रा और बी से क्या हो जाएगा? वायलेट। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा किरणें है, यूवी है, बीटा है या गामा है? बताओगे इसका आंसर क्या होगा? हमेशा याद रखोगे अगर स्किन कैंसर की बात हो रही तो सबसे ज्यादा जो साइड इफेक्ट होता है वो किसका होता है? जैसे तुमने पढ़ा होगा ओजोन किरणें। ओजोन जो गैस है, ओजोन गैस क्या करती है? पृथ्वी पर जो यूवी रेज है उनको आने से क्या कर लेती है? रोकती है। जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं धूप से बचने के लिए छाते का यूज करते हैं, तो वो धूप हमारे सिर तक नहीं आने देती है। ऐसा ही जो ओजोन है, ओजोन एक क्या है? लेयर है। ठीक है, तो वहां क्या करती है? जैसे ही अगर सूर्य से क्या आ रही है? यूवी रेज आ रही है, तो उनको वहीं पर रोक लेगी, पृथ्वी पर नहीं आने देती है। इसके बाद में दिया है मस्तिष्क के ट्यूमर को हटाने और कैंसर के उपचार के लिए समस्थानिक कौन सा होगा? तो हमने बताया था कोबाल्ट 60 भी है और एक रेडॉन। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है, इसका भी यूज किसके उपचार में किया जाता है? कैंसर के उपचार में। इसमें शायद हमने पीडीएफ ऐड नहीं की है, नहीं है। एक मिनट रुको।
समस्थानिक वाली पीडीएफ देख रहे हैं, इसमें पढ़ी होगी तो अभी करवा दे रहे, वरना फिर अभी बोल रहे हैं। नहीं है। अच्छा बताओगे, सोडियम 24 समस्थानिक है, इसका यूज किसमें किया जाता है? अच्छा, कुछ समस्थानिक हम दिखा रहे हैं, उनको नोट कर लो। जैसे सोडियम 24, उसी में ही आगे नोट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सोडियम 24 समस्थानिक। और कोबाल्ट 60 हो गया, कोबाल्ट 60 या रेडान। आर्सेनिक 74। अच्छा बताओगे, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग में किसका यूज किया जाता है, किस समस्थानिक का? C12 या C14? किसका? C12 का, बताओ सही है। कार्बन डेटिंग का मतलब क्या है? जैसे जीवाश्म की आयु ज्ञात करना है, ठीक है। जीवाश्म होते क्या है? अरे हाँ भैया, जीवाश्म को फॉसिल से ही बोलते हैं, तो किसे कहते हैं? हाँ, जैसे पेड़ पौधे हो या जीव जंतु बहुत समय पहले जो क्या है, पृथ्वी में दब गए थे, ठीक है। अब उनका पता लगाना है कि ये कितना पुराना कंकाल वगैरह है, जीवाश्म, उसकी आयु पता करनी है, तो किससे? कार्बन डेटिंग, ठीक है। कुछ समस्थानिक के नाम लिखा रहे हैं, उनको नोट कर लो पहले। जो Na24 लिखा है, ये लिखोगे रक्त परिसंचरण तंत्र की जांच के लिए। अगर पूछ लेगा सोडियम 24 समस्थानिक का यूज किसके लिए किया जाता है, तो क्या बताओगे? रक्त परिसंचरण तंत्र की जांच के लिए। रक्त परिसंचरण तंत्र की जांच के लिए। इसके बाद में कोबाल्ट 60 या रेडॉन, ये इसका लिख लो। ये लिखोगे कैंसर के उपचार के लिए। इसके बाद में कुछ और हम समस्थानिक के नाम लिख रहे हैं, जैसे यूरेनियम 235 हो गया, और इसके अलावा आयोडीन 131, फास्फोरस 32 और Fe 59। चलो नोट कर लो। इसमें यहां तक लिख लिया है। कोबाल्ट 60 या रेडान, ये क्या है समस्थानिक, इसका यूज किसमें होता है? कैंसर के उपचार के लिए। और इसके बाद में आर्सेनिक 74, तो ये लिखोगे ट्यूमर के उपचार के लिए। ट्यूमर, आर्सेनिक 74 ट्यूमर के उपचार के लिए। और यूरेनियम 235, इस समस्थानिक का यूज किसमें होता है? अरे भैया, परमाणु रिएक्टर में, वो तो बताया था, लेकिन यहां पर किस लिए यूज होता है? समस्थानिक के तौर पे पूछ रहे हैं, तब याद रखोगे। अगर समस्थानिक के तौर पे पूछेगा तो जैसे पृथ्वी की आयु
या तारे, मतलब तारे वगैरह, इनकी आयु का पता लगाने के लिए यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। तो लिख लेना, पृथ्वी और ग्रहों की आयु का पता लगाने में। और इसके अलावा जैसे चट्टान की आयु ज्ञात करने में, ठीक है, कि कोई भी रॉक है वो कितनी पुरानी है, तो उसका भी पता लगाने में किसका किया जाता है यूज, यूरेनियम 235 का। फिर इसके बाद में आयोडीन 131 है, इसका बताओगे किसमें यूज होता है, बताओ। जो थायराइड ग्रंथि है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। और जो घेंगा रोग होता है वो किस ग्रंथि को प्रभावित करता है, ये हमारे गले में ये जो पाई जाती है, ये कौन सी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है। तो थायराइड ग्रंथि में विकार का पता लगाने में जो आयोडीन 131 समस्थानिक है, इसमें लिख लेना, थायराइड ग्रंथि में विकार का पता लगाने में, थायराइड ग्रंथि में विकार का पता लगाने में। इसके बाद में लिखोगे फास्फोरस 32, तो ये लिखोगे ल्यूकेमिया के, अच्छा ल्यूकेमिया क्या होता है, अच्छा जो अरक्तता है ना, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, हाँ इसको बोलते हैं एनीमिया। और जो ल्यूकेमिया है इसी को ही ब्लड कैंसर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ब्लड कैंसर। और अच्छा यहीं पर बताओगे कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, कैंसर का अध्ययन ओन्कोलॉजी। और कैंसर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, कर्क या कर्कट, ठीक है, जिसको ना पता हो लिख लेना। तो यहाँ पर फास्फोरस 32 समस्थानिक का यूज किसमें होता है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब क्या है, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया का पता लगाने में। या ल्यूकेमिया के उपचार के लिए भी किसका यूज किया जाता है, फास्फोरस 32। इसके बाद में Fe59 लिख लो। अच्छा बताओगे Fe का कितना होता है परमाणु क्रमांक, बोलो, हाँ कितना होता है, 26। परमाणु भार 56 बताया था, छवि माइंड में छपी, तो छपी से बताया था 56 और छवि से 26। फिर इसके बाद में Fe59, इसमें लिख लेना अरक्तता, जिसको एनीमिया बोलते हैं, अरक्तता, और इंग्लिश में लिख लेना एनीमिया, रोग का पता लगाने में, अरक्तता या एनीमिया रोग का पता लगाने में। और अभी हमने वर्ड यूज किया था कार्बन डेटिंग, तो किसका यूज होता है, C14 का यूज होता है। तो ये लिख लेना C14, इसका यूज लिखोगे कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, या हम कह सकते हैं जीवाश्म की आयु का पता लगाने में। C14 ये हेडिंग डालोगे, और इसका यूज किसमें होता है, तो लिख सकते हो कार्बन डेटिंग, या कार्बन डेटिंग वर्ड ना दे करके कभी कभी दे देता है जीवाश्म की आयु का पता लगाने में, जीवाश्म की आयु का पता लगाने में। अब आ जाओ अपने टॉपिक पे।
देखो यहाँ पर था मस्तिष्क के ट्यूमर को हटाने और कैंसर के उपचार के लिए किस समस्थानिक का यूज होता है? तो कोबाल्ट 60 और हमने यूरेनियम 235 बताया। अगर यूरेनियम डेटिंग में भी पूछ ले, जैसे कार्बन डेटिंग बताया है तो C14 का बताया है, ऐसे ही अगर पूछ लेगा यूरेनियम डेटिंग में किसका यूज होता है तो U235 का। और Na24 का बोलो, रक्त परिसंचरण तंत्र का, ठीक है, पता लगाने में। और C12 इसका यूज नहीं होता समस्थानिक के तौर पे। इसके बाद में इसमें इतना ही है। दिख रहा है इतना कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब हाँ, दो दो क्वेश्चन दिखेंगे। बताओगे निम्न में से कौन सी निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों से बमबारी करके रेडियोधर्मी परमाणु के भारी नाभिक को छोटे नाभिकों में विभाजित किया जाता है? कहने का मतलब है कि कोई एक भारी नाभिक है, वो किसमें विखंडित हो रहा है? छोटे छोटे, ठीक है, नाभिकों में टूट रहा है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है? नाभिकी विखंडन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर छोटे में टूटेगा तो नाभिकी विखंडन, और अगर मिल करके एक बड़े का निर्माण करेंगे तब आंसर क्या होगा? नाभिकी संलयन। तो इसका आंसर क्या होगा? नाभिकी विखंडन। उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। बोलो, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। और एक फार्मूला पढ़ा होगा E बराबर mc², वो भी किसने दिया था? आइंस्टीन ने। इसके बाद में निम्न में से किस वैज्ञानिक का भारत के नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है? दिख रहा है? हाँ, इसका आंसर क्या होगा? दिया है राजा रमन्ना, होमी जहांगीर बाबा, CNR राव या शेखर बसु। अच्छा, शेखर बसु का भारत के किसी उसमें योगदान नहीं है नाभिकीय क्षेत्र में। शेखर बसु भी है, होमी जहांगीर भाभा भी है, ठीक है। आप बताओगे 50-50 वाला कर दिया है। राजा रमन्ना या CNR राव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? CNR राव। इनका नहीं, बाकी तीन का परमाणु क्षेत्र में योगदान रहा है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। उस दिन बताया था, या तो उसमें क्या देगा? बैकुरेल देगा। अगर बैकुरेल नहीं देगा तब आंसर क्या देगा? क्यूरी, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई पूछी गई है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा मतलब किस पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो आंसर क्या होगा? क्यूरी। अगर ये क्यूरी भी दिया होता और बैकुरेल भी दिया होता तब आंसर क्या होता? बैकुरेल। लेकिन इसमें दिया नहीं, इसलिए क्या होगा? क्यूरी हो जाएगा। इसके बाद में दिया है भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? भारी जल का यूज किसमें होता है? बोलो। अच्छा, भारी जल का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? और हमने बताया था जो भारी जल है इसका यूज किसमें होता है? और क्षण के रूप में किसका होता है? बोरान और कैडमियम। और अगर पूछ लेगा ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम। और अच्छा बताओगे
जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के रूप में, ठीक है, मतलब मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का यूज होता है। इसका सूत्र क्या होता है? D2 ड्यूटेरियम ऑक्साइड का है। इसमें दिया भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? क्या ये जल विद्युत शक्ति संयंत्र से या फार्मास्यूटिकल उद्योग में नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र या उर्वरक उद्योग में, किसमें होता है? तो नाभिकीय शक्ति उत्पादन में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? इसका घनत्व सामान्य जल से 3 गुना होता है। यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है, या इसका उपयोग भारी उद्योगों जैसे इस्पात, रसायन आदि में किया जाता है, या दिया है फोर्थ ऑप्शन, इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। बताओ कौन सा होगा? अच्छा, बी भी आ गया, सी भी आ गया। इस्पात रसायन में इसका यूज नहीं होता है। किसमें होता है? ये प्रोटियम के स्थान पर देखो 1H1 होता है प्रोटियम का, 1H2 किसका होता है? ड्यूटेरियम का होता है। तो यहाँ पर हाँ हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, ये ट्राइडियम होता है। तो यहाँ पर D2O भी 1H2 भी लिख सकते हैं और D2O भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर उसने दिया है यह प्रोटियम के स्थान पर, मतलब यहाँ प्रोटियम का मतलब क्या है? एक के स्थान पर, ठीक है, प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक। देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमाणु भार भी 1 है, परमाणु क्रमांक भी क्या है? 1 है, लेकिन यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु भार 2 है। अच्छा बताओगे ये जो होता है इसका मतलब क्या होता है? इसमें प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों की संख्या होती है? बोलो। तो हमेशा याद रखना ये जो होता है ये परमाणु भार है, और परमाणु भार का मतलब क्या होगा कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1H2 जो लिखा है तो ये इसकी तुलना में क्या है? भारी है। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। दिख रहा है? क्यों? अब बताओगे इसका आंसर? क्वेश्चन है हेनरी बैक्यूरेल ने निम्न में से किसकी खोज की? तो आंसर क्या होगा? रेडियोधर्मिता। नेक्स्ट, मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का मतलब क्या होता है? समस्थानिक। आइसो बार है तो बार है, ऐसे याद रखोगे। एक है समस्थानिक और एक होता है संभारिक। यहां पर आइसोटॉप वर्ड यूज होता है और यहां पर आइसो बार वर्ड यूज होता है। तो याद रखोगे, देखो आइसो इसमें भी है, आइसो इसमें भी है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। यहां पर भारिक में क्या वर्ड आ रहा? भार आ रहा है, तो जिसमें भार है उसी में बार है। और यहाँ पर समस्थानिक है तो क्या हो जाएगा? आइसोटॉप हो जाएगा। तो वहां पर उसने समस्थानिक वर्ड ना दे करके क्या दिया है? आइसोटॉप। तो किस आइसोटॉप का यूज होता है? चलो पूछ लेते हैं, इतने दिए हैं। देखो सबसे पहले हम कार्बन 14 का यूज किसमें करते हैं? जीवाश्म की आयु का पता लगाने में। तो ये हमारा नहीं हो सकता। यहाँ पर आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि से संबंधित, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद में फास्फोरस 32, ये किसके लिए? ल्यूकेमिया के उपचार के लिए होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो बचा क्या? स्ट्रोंशियम 89, ये भी अपनी कॉपी में नोट कर लो। स्ट्रोंशियम 89
तो लिख लेना मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए। केवल अगर कैंसर के उपचार के लिए पूछेगा तब कोबाल्ट 60 या रेडान देगा, लेकिन अगर वर्ड यूज करेगा मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर, हड्डियों का कैंसर होता है, ब्लड का कैंसर होता है, कई प्रकार के कैंसर होते हैं, तो यहां पर क्या वर्ड यूज किया है, अस्थि कैंसर, तब उसके लिए स्ट्रांशियम 89 का यूज किया जाता है। हाँ ऐसा ना, स्ट्रांशियम 89 लिखोगे, उसमें लिख देना मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए। नोट हो गया। इसके बाद में बताओगे निम्न में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनी ईंधन के रूप में किया जाता है। तो अभी बताया था, ठीक है, यूरेनियम 235। नाभिकीय संलयन दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों के संयोजन की प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है बताओ। 100 मिलियन के या 810 मिलियन के, 10 मिलियन के या 812 मिलियन के, बताओ। तो याद रखोगे। अच्छा ये भी लिख लेना अपनी कॉपी में नोट डाल के, अगर पूछेगा नाभिकीय संलयन, बस यहां से लिखोगे नाभिकीय संलयन के लिए 100 मिलियन के तापमान की आवश्यकता होती है। ये पूछा है तुम्हारे में, ठीक है, एनटीपीसी। नाभिकीय, यहां से स्टार्ट करो। नाभिकीय संलयन के लिए लगभग 100 मिलियन के तापमान की आवश्यकता होती है। लगभग 100 मिलियन के तापमान की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद में बताओगे थोरियम, क्यूरियम और यूरेनियम है, बताओगे क्या है। अच्छा सही जगह पे टिक लगा था। हाँ अब बताओ ये क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व। क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर के प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं। सौर रिएक्टर के, परमाणु रिएक्टर के, या ओटेक के, या बायोगैस रिएक्टर के, किसके प्रकार हैं। तो याद रखोगे क्वथनांक जल रिएक्टर हो या दाब जल रिएक्टर हो, ये किसके टाइप है, परमाणु रिएक्टर के। नेक्स्ट है एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या कितनी है, 92। कौन सा, यूरेनियम। नेक्स्ट है किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने, उस पदार्थ का 3/4 भाग कितने समय में क्षय होगा। तो इसका आंसर होगा 8 महीने। ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सर अभी ये क्लास बंद कर दीजिए। क्या ये क्या है, हाँ बंद कर दो।